हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अफेयर विद बिजनेस। इस वीडियो के अंदर हम जीएसटी के एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। बेसिकली ये वीडियो आपका प्रैक्टिस कम रिवीजन वीडियो होने वाला है। पार्ट वन ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है। पार्ट वन में हमने कवर कर लिया था रजिस्ट्रेशन, इनपुट टैक्स क्रेडिट और बेसिक ऑफ जीएसटी। इस पार्ट के अंदर हम कवर करने वाले हैं टीडीएस, टीसीएस, ईबे बिल, प्लेस ऑफ सप्लाई। ये टॉपिक हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच सेक्शन डील्स विद द टीडीएस प्रोविजन इन जीएसटी। जीएसटी के अंदर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स से रिलेटेड प्रोविजन क्या है, सॉरी कौन सा सेक्शन है? तो आपका सेक्शन 51 बात करता है टीडीएस से रिलेटेड। ठीक है, जीएसटी के अंदर भी जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं या लोकल अथॉरिटीज हैं या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मतलब सरकारी कंपनियां हैं, ये जब भी किसी सप्लायर को पेमेंट करेंगी, 2.5 लाख से ज्यादा अगर पेमेंट कर रही हैं, तो उस केस में इनको 2% का टीडीएस काटना है। 1% ऑफ सीजीएसटी एंड 1% एसजीएसटी टीडीएस काटना है। ठीक है, और अगर आईजीएसटी है तो 2%। ठीक है, जीएसटी के अंदर टीडीएस का रेट आप कितना हो गया? 2%। ठीक है ना। कौन सा सेक्शन बोलता है? ये सेक्शन 51। सेक्शन 52 आपका टीसीएस की बात करता है। ठीक है, सेक्शन 53 आपका ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करता है। और सेक्शन 54 बेसिकली आपका रिफंड अंडर जीएसटी बात करता है। ठीक है ना। तो ये आपका सेक्शन है। सेक्शन 51 और 52 तो आपको याद ही रखना है क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है। सेक्शन 51 टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और सेक्शन 52 टैक्स कलेक्शन एट सोर्स इन केस ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक, ये आपके टीडीएस और टीसीएस के सेक्शन है, सेक्शन 50 और 52। रेट कितना है टीडीएस का जीएसटी के अंदर? 2%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एसर्स एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। एसर्स एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हैज इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन लखनऊ, supplied goods worth rupees 2,75,000. The value of supply includes GST at the rate of 5%. ठीक है, तो यहाँ पर जो सप्लाई हो रही है कितने की है? 2,75,000 की है, जिसमें 5% जीएसटी शामिल है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर to a government agency located at Kanpur, ठीक है, determine the amount of tax to be deducted at source। आपको पता करना है कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कितना होना है। तो देखो, सबसे पहले मैं जीएसटी के अंदर टीडीएस की प्रोविजन को समझा देता हूं। तो देखिए, सेक्शन हमने लास्ट क्वेश्चन में बात कर ली थी, टीडीएस से रिलेटेड सेक्शन कौन सा है? 51 है। कौन टीडीएस काटेगा, कौन टीडीएस काटने के लिए जिम्मेदार होगा, या कब टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आती है? तो जहां पर जो रिसिपिएंट है वो कौन है? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, या तो स्टेट गवर्नमेंट है, या कोई लोकल अथॉरिटी है। लोकल अथॉरिटी का क्या मतलब हुआ? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, नगर निगम, नगर पंचायत, ये आपके क्या है? लोकल अथॉरिटीज हो गए। ठीक है, फिर है कोई गवर्नमेंट एजेंसी है, गवर्नमेंट एजेंसीज है, गवर्नमेंट एजेंसी जैसे पीडब्ल्यूडी आपका हो गया। फिर एक कौन है? नोटिफाइड पर्सन। नोटिफाइड पर्सन, और नोटिफाई कौन करेगा? गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पर। तो अगर ये चार लोग हैं रिसिपिएंट, तो उस केस में टीडीएस का प्रोविजन आएगा। तो पहले एक बात समझ में आ गई कि किस केस में टीडीएस आना है। देखिए, अगर प्राइवेट एंटिटीज के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो उस केस में टीडीएस का प्रोविजन नहीं आएगा। केवल ध्यान रखना है, केवल गवर्नमेंट के केस में आना है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो सकते हैं, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी या नोटिफाइड पर्सन। नोटिफाइड पर्सन तो अभी तक कौन कौन नोटिफाई हो चुका है? तो अभी तक नोटिफाई हुए हैं बॉडी सेटअप अंडर एनी लॉ। ठीक, तो स्टेट लेजिस्लेचर के अंडर किसी लॉ के अंडर कोई बॉडी बन रही है, या कि पार्लियामेंट में कानून बना करके कोई बॉडी बनाई जा रही है, जैसे आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये बॉडी सेटअप अंडर लॉ है, तो ये नोटिफाइड है। इसके अलावा आपका, अगर किसी एंटिटी पर गवर्नमेंट का कंट्रोल 51% से ज्यादा हो, 51% या उससे ज्यादा हो जाता है, मतलब 50% से ज्यादा का कंट्रोल किसका हो जाता है? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या उनका मिला करके हो जाता है।
51% इक्विटी कंट्रोल कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में उस पर टीडीएस के प्रोविजन अप्लीकेबल हो जाएंगे। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब गवर्नमेंट कंपनी जैसे महारत्ना, नवरत्ना जैसे ओएनजीसी, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, है ना। तो ये जो सरकारी कंपनियां हैं इन पर भी क्या लगता है, टीडीएस के प्रोविजन लगते हैं, ठीक है ना। और सोसाइटीज या यूं समझिए गवर्नमेंट सोसाइटीज, ठीक है, रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी एक्ट, तो ये नोटिफाइड पर्सन है, तो इन सब पर जीएसटी के प्रोविजन अप्लीकेबल होते हैं। तो इन नटसेल आप अगर समराइज करके मैं बोलूं कि गवर्नमेंट एंटिटीज को अगर कोई सर्विस या सप्लाई दी जा रही है तो वहां पे टीडीएस का प्रोविजन आएगा, ठीक है। इतना समझ में आया कि कौन सा सेक्शन बात करता है टीडीएस की और कब लगता है। अब बात करते हैं कि क्या अमाउंट क्या है, कितने अमाउंट के बाद टीडीएस का प्रोविजन लगेगा। तो जब भी आपकी टैक्सेबल वैल्यू, ध्यान रखना, टैक्सेबल वैल्यू क्रॉस करेगी किसको, 2,50,000, अप टू 2,50,000 टीडीएस का प्रोविजन नहीं है। 2 लाख से 2,50,000 से ज्यादा पर टीडीएस का प्रोविजन आ जाएगा। 2,50,000 भी क्या, टैक्सेबल वैल्यू जिस पर आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी या जीएसटी के अंदर लगने वाला सेस शामिल नहीं है, ठीक है ना। जीएसटी एक्ट के अंदर लगने वाला कोई भी टैक्स इसमें शामिल नहीं है, उसको हटा करके हम वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है ना। तो इतना समझ में आ गया, यही है आपका। और हाँ, रेट लास्ट क्वेश्चन में हमने बता दिया था 2%, सी 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी और आईजीएसटी है तो 2%। क्लियर है इतना, चलो अब अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और है, मैं बता देता हूं कि जीएसटी का प्रोविजन तभी आपका अप्लीकेबल होगा जब लोकेशन लोकेशन ऑफ सप्लायर या प्लेस ऑफ सप्लाई, इन दोनों में से कोई भी एक या दोनों लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट से मैच होने चाहिए। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट का मतलब होता है, मान लीजिए जो सरकारी एजेंसी है वो है दिल्ली की, ठीक है। अब या तो लोकेशन ऑफ सप्लायर जो सर्विस दे रहा है या प्लेस ऑफ सप्लाई, इन दोनों में से कोई भी एक दिल्ली होना चाहिए, उसी केस में आपका टीडीएस का प्रोविजन आएगा। अगर इन दोनों में से कोई भी दिल्ली नहीं हो रहा है तो उस केस में टीडीएस का प्रोविजन नहीं आएगा। समझ में आई बात। सपोज करो कि पंजाब का कोई सप्लायर है, दे रहा है दिल्ली की किसी सरकारी एजेंसी को, दिल्ली गवर्नमेंट को सपोज करिए कि वो सर्विस दे रहा है, और प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो मान लीजिए यूपी है, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है, मान लीजिए दिल्ली गवर्नमेंट की कोई एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग बनवा रही है यूपी के अंदर, है ना, किसी वजह से, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई तो यूपी हो जाएगा और लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, पंजाब है, लेकिन लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या है, दिल्ली है। तो यहां पर टीडीएस का प्रोविजन लागू नहीं होगा। मतलब टीडीएस का प्रोविजन लगने के लिए इन दोनों में से कोई भी एक रिसिपिएंट के प्लेस से मैच होना चाहिए, तो ही टीडीएस का प्रोविजन अप्लीकेबल होगा, अदरवाइज अप्लीकेबल नहीं होगा। यही है ओवरऑल आपका पूरा, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको पूरा टीडीएस रिवाइज करवा दिया है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मेसर्स एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हैज इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन लखनऊ। यहां पर सप्लायर कौन हो गया, मेसर्स एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, जो कहां का है, लखनऊ का है। सप्लाइज गुड्स वर्थ 2,75,000। वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड जीएसटी 5%, ठीक है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर टू अ गवर्नमेंट एजेंसी लोकेटेड एट कानपुर। अब गवर्नमेंट एजेंसी कहां पे लोकेटेड है, कानपुर, मतलब ये भी उत्तर प्रदेश का है और ये भी उत्तर प्रदेश का है, सेम स्टेट है, तो यहाँ पे टीडीएस का प्रोविजन आ जाएगा, है ना। और आपको टैक्स का अमाउंट निकालना है, तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि टीडीएस का प्रोविजन आ रहा है, लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट सेम स्टेट हो रहे हैं। अब बात आती है लिमिट चेक करने की 2,50,000 वाली। तो हमें टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ पर ये क्वेश्चन में ध्यान से समझ देख लेना कि जो आपको वैल्यू दी हुई है उसमें टैक्स इंक्लूडेड है कि नहीं। अगर टैक्स इंक्लूड है तो आपको पहले टैक्स हटा करके वैल्यू देखनी पड़ेगी, और अगर टैक्स नहीं शामिल है उसमें तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो यहाँ लिखा ही हुआ है इंक्लूडेड जीएसटी, तो 2,75,000 जिसमें जीएसटी शामिल है 5% का, तो आप इसमें से जीएसटी हटा लोगे। कैसे हटाओगे, इंटू 100, ठीक है।
वैल्यू इंक्लूडेड टैक्स डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट इंटू 100, तो आपकी टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 261,905। टैक्सेबल वैल्यू कितनी आ गई? 2,61,905 रुपए। ये 2,50,000 से ज्यादा है, मतलब टीडीएस का प्रोविजन आएगा। अब इस पर हमें निकाल लेना है एट द रेट ऑफ 1% सीजीएसटी और 1% एसजीएसटी। निकाल लो, कितना हो जाएगा? 2619, 2619। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन है आपका। एक्स वाई जेड लिमिटेड हैड सप्लाइड गुड्स टू अ लोकल अथॉरिटी फॉर ₹2,74,400 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी एट द रेट ऑफ 12%। मतलब ये जो वैल्यू दी हुई है इस पर आपका जीएसटी क्या है? शामिल है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स। अब देखो यहाँ पर लोकेशन दिया नहीं है, तो मतलब आप मान के चलोगे जीएसटी लग रहा है, सॉरी टीडीएस का प्रोविजन अप्लीकेबल है। अब यहाँ पर आपको चेक करना है कि इसकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी है। तो ये 274,400 डिवाइडेड बाई, क्या करेंगे हम? 100 प्लस रेट मतलब 12% इंटू 100। ये कितना हो गया? 2,45,000। यहाँ पर जीएसटी अप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि टैक्सेबल वैल्यू हमारी 2,50,000 से कम है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। द अमाउंट डिडक्टेड एज टैक्स टीडीएस शैल बी पेड टू द क्रेडिट ऑफ द गवर्नमेंट बाय द डिडक्टर विद इन हाउ मेनी डेज? ठीक है, तो टीडी जीएसटी के अंदर जो टीडीएस है वो जिस मंथ में काटा गया है उसके फॉलोइंग मंथ में, मतलब उसके बाद जो महीना आ रहा है उस महीने की 10 तारीख तक सरकार को क्या कर देना है? जमा कर देना है। कितनी तारीख तक? 10 तारीख तक। और उसका रिटर्न भी फाइल कर देना है। जो रिटर्न का फॉर्म है वो क्या है? GSTR 7। ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कब तक? अगले महीने की 10 तारीख तक। मतलब अगर आपने जनवरी में टीडीएस काटा हुआ है तो इसकी ड्यू डेट क्या होगी? फरवरी 10। ठीक है, फरवरी का काटा हुआ है तो उसका फॉलोइंग मंथ मार्च, मार्च 10। समझ में आई बात? यहां तक आपको टीडीएस जमा कर देना है। और टीडीएस का रिटर्न किस में जाएगा? GSTR 7 फॉर्म में। क्लियर है इतना? तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 10th डेज फ्रॉम द रिलेवेंट पीरियड, है ना? ये 10 दिन के अंदर जमा करने के बाद यहां से 10 दिन से 5 दिन के अंदर विद इन 5 डेज आपको क्या करना है? सर्टिफिकेट इशू कर देना है। हालांकि वो ऑनलाइन ही आजकल इशू हो जाता है। मिस्टर ए, a supplier of Flipkart himself supply goods by capturing order through e-commerce website. In such case, Mr. A will be treated as। मिस्टर ए है जो फ्लिपकार्ट के थ्रू क्या करते हैं? अपना सामान बेचते हैं। यहाँ पर मिस्टर ए को क्या बोला जाएगा? तो देखो, मैं यहाँ पर बेसिकली टीसीएस का क्वेश्चन है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। तो मैं टीसीएस का प्रोविजन आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो, जीएसटी के अंदर जहां पर ई कॉमर्स ऑपरेटर इन्वॉल्व होता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब ऑनलाइन, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है। वो पर्सन जो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है गुड्स को ट्रेड करने के लिए, सेल करने के लिए और परचेस करने के लिए, वो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है उसे हम क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स ऑपरेटर। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ठीक है, मिंत्रा, ये सारे क्या है? माई आजियो, ये आपके क्या है? ई कॉमर्स ऑपरेटर है। तो देखो, जहां कहीं भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में जीएसटी में 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक है, सपोज करिए ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। ये आपके क्या हो गए? सप्लायर, या जो सेल कर रहे हैं अपना गुड्स। ये क्या हो गए? आपके रिसिपिएंट। ठीक है, बैठा है ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब होगा क्या कि मिस्टर बी ने ऑर्डर किया ए को और ए ने गुड्स भेज दिया मिस्टर बी को, लेकिन जो पेमेंट होगा, यहां से ऑर्डर आया, ये इन्होंने गुड्स भेज दिया, लेकिन यहां पर जब पेमेंट की बात आएगी तो होगा क्या? मिस्टर बी पेमेंट करेंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर को,
ई कॉमर्स ऑपरेटर अपना कमीशन काटने के बाद वो पेमेंट किसको कर देगा, सप्लायर को या सेलर को कर देगा। अब यहीं पर आता है टीसीएस का प्रोविजन। प्रोविजन क्या कहता है कि अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर सप्लायर के बिहाफ पर पेमेंट कलेक्ट कर रहा है और पेमेंट कलेक्ट करने के बाद अपना कमीशन काट के आगे पेमेंट कर रहा है, तो वहां पर पेमेंट करते समय ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है तो टीसीएस भी काट के रख लेगा। क्या कर लेगा, टीसीएस भी काट करके रख लेगा और उसे गवर्नमेंट को जमा करना है। कब, जहां पर इस तरह का ट्रांजेक्शन हो रहा है, जहां पर ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या कर रहा है, पैसा खुद कलेक्ट कर रहा है। आई बात समझ में? तो यहां पर क्या आएगा, टीसीएस का प्रोविजन आएगा। यहां पर मिस्टर ए एक्चुअल टैक्सेबल पर्सन होंगे, मिस्टर बी रिसिपिएंट होंगे, और जो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो वेबसाइट है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर कही जाएगी। ठीक है ना, तो यहां पर मिस्टर ए क्या है, एक्चुअल टैक्सेबल पर्सन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स फॉर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो देखो, जो टीसीएस का रेट होता है वो टीडीएस का जस्ट हाफ होता है, आधा होता है, मतलब 0.5% ऑफ सीजीएसटी एंड 0.5%। तो आपका सही आंसर क्या होगा, और आईजीएसटी होगा तो 1%। नेक्स्ट, एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52। बिल्कुल, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सेक्शन देख लिया था। सेक्शन 52 जो है वो डील करता है आपका टैक्स कलेक्शन एट सोर्स से। सेल्फ फर्निश अ स्टेटमेंट डैश containing detail of supply effected through such operator and the amount of tax collected as required under section 52(1) of the CGST Act। वो है आपका जीएसटीआर 8। देखो, टीडीएस का रिटर्न जीएसटीआर 7 में जाता है और टीसीएस का रिटर्न जीएसटीआर 8 में जाता है ना। फॉर्म याद रखेंगे, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सप्लायर ऑफ गुड्स लोकेटेड इन दिल्ली एंड प्लेस ऑफ, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटर स्टेट सप्लाई। बेसिक जीएसटी बेसिक का एक क्वेश्चन है, इंटर स्टेट सप्लाई क्या है। तो जहां पर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट में हो तो वो आपका क्या होता है, इंटर स्टेट सप्लाई होता है। तो देखो, सप्लायर ऑफ गुड्स लोकेटेड इन दिल्ली, ठीक है, सप्लायर का प्लेस दिल्ली है, प्लेस ऑफ सप्लाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, तो ये आपका इंटर स्टेट होगा और यहाँ पर आईजीएसटी लगेगा, है ना। फिर है सप्लायर ऑफ गुड्स लोकेटेड इन दिल्ली एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सप्लाई ऑफ गुड्स इन जयपुर। दिल्ली है और पीओएस आपका जयपुर है, तो ये अभी आपका क्या हो जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगा, आईजीएसटी लगेगा। सप्लायर ऑफ गुड्स लोकेटेड इन दिल्ली एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन दिल्ली। ठीक है, तो यहां पर देखो, पीओ प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ सप्लायर भी क्या है, दिल्ली है, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या है, दिल्ली है, तो दोनों क्या है, सेम स्टेट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंट्रा स्टेट। ठीक है, चलो, तो आपका सही आंसर क्या बनेगा, सी। नेक्स्ट है आपका, सप्लाई ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज। देखो, जीएसटी के अंदर जैसे ही इंपोर्ट की बात आ जाती है तो वो बिल्कुल क्लियर है, वो इंटर स्टेट माना जाएगा, हर हाल में क्या माना जाएगा, इंटर स्टेट, और क्या लगेगा वहां पर, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये आपका इंपोर्ट क्या है, इंटर स्टेट सप्लाई। यहाँ पर एक चीज और आप याद करिए, इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट किया गया था। कौन सा नया आर्टिकल ऐड किया गया था, आर्टिकल 269 ए। ठीक है, आपका सही आंसर क्या था, ये। नेक्स्ट है आपका, रियल एस्टेट एजेंट इन दिल्ली चार्ज अ ब्रोकरेज फीस टू कंपनी ए लोकेटेड इन चंडीगढ़ फॉर असिस्टेंस इन गेटिंग अ कमर्शियल प्रॉपर्टी इन कोलकाता। ठीक है, विच इज द प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस केस। तो देखिए, प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। अब प्लेस ऑफ सप्लाई में, जहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड देखना हो, किससे रिलेटेड देखना हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी,
कोई भी सर्विस जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड दी गई है, बिल्डिंग बना रहे हैं, इंजीनियर की सर्विस ली आपने, आर्किटेक्ट की सर्विस ली, तो इस ये सारी चीजें क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज हैं। तो इस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, दो तरह से देखोगे। कैसे? अगर आपकी बिल्डिंग, सबसे पहले तो ध्यान रखो, जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी, लोकेटेड होगी, वही आपका क्या बनेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। ठीक है ना, मतलब लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, जहां पर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, वही आपका क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, इंडिया से बाहर आपकी प्रॉपर्टी है, उस केस में अब बाहर अगर आप प्लेस ऑफ सप्लाई रख दोगे तो गवर्नमेंट को क्या होगा, टैक्स मिलेगा नहीं। तो सरकार ने बोला कि एक काम करो, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट को पकड़ो, जो सर्विस ले रहा है उसकी लोकेशन पकड़ो और उसको क्या बना दो, प्लेस ऑफ सप्लाई बना दो। तो देखो, अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है, तो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगी, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, तो आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो क्या बनेगा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। ठीक है, चलिए। तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा, देखो, एजेंट कहाँ का है, दिल्ली का है, और कंपनी कहाँ की है, चंडीगढ़ की है। लेकिन उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, सॉरी, किस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस दी जा रही है, कोलकाता में सिचुएटेड है वो प्रॉपर्टी। तो यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कोलकाता। सही आंसर क्या बनेगा आपका, सी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया शैल बी। तो देखो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट बिल्कुल क्लियर है। अगर इंपोर्ट का केस है तो लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, है ना। और अगर एक्सपोर्ट का केस है तो लोकेशन ऑफ एक्सपोर्टर नहीं, लोकेशन आउटसाइड इंडिया। बेसिकली है क्या कि एक्सपोर्ट को गवर्नमेंट सस्ता बनाना चाहती है, तो एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट का इरादा नहीं है टैक्स लगाने का, इसलिए बोली कि इसका प्लेस ऑफ सप्लाई ही बाहर रख दो, तो टैक्स की बात ही नहीं आएगी, है ना। तो अगर एक्सपोर्ट का केस है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी लोकेशन ऑफ, सॉरी सॉरी, लोकेशन सी नहीं, डी, लोकेशन आउटसाइड इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द गवर्निंग प्रोविजन ऑफ ई वे बिल अंडर जीएसटी। देखो, जीएसटी के अंदर हमने ई वे बिल पढ़ा था। ई वे बिल में क्या है कि अगर आपको गुड्स मूव कराना है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गुड्स को लेकर के जाना है, और गुड्स की जो वैल्यू है, कंसाइनमेंट वैल्यू है, वो 50,000 से ज्यादा है, तो उस केस में आपको एक डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, और उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, ई वे बिल बोलते हैं। क्लियर है इतना? चलो, रिलेटेड कौन से प्रोविजन है, कौन से स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, तो सेक्शन 68 और रूल 138, ये दोनों प्रोविजन ई वे बिल के हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। सेक्शन 68 बोलता है कि कोई डॉक्यूमेंट हमें बनाना है, ई वे बिल बनाना है, और सेक्शन 138 बोलता है कि ई वे बिल किस फॉर्म में होगा, किस तरह से बनाना है। ठीक है ना, चलिए। तो सही आंसर आपका क्या है, सी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर कैंसिलेशन ऑफ ई वे बिल। ई वे बिल को कैंसिल करने की टाइम लिमिट क्या है, तो ई वे बिल आप 20, अगर आपने ई वे बिल जनरेट कर दिया है और गुड्स का मूवमेंट किसी वजह से नहीं हो रहा है, तो आप 24 आवर्स के अंदर ई वे बिल को कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, मिस्टर टॉमी अ मेकअप आर्टिस्ट एट कोलकाता गोज टू जयपुर राजस्थान फॉर डूइंग द मेकअप ऑफ मिस ऐश्वर्या कपूर, अ बॉलीवुड एक्ट्रेस बेस्ड इन मुंबई, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो देखिए, कुछ सर्विसेज हैं जिनकी प्लेस ऑफ सप्लाई एक्चुअल परफॉर्मेंस के बेस पर देखी जाती है कि वो सर्विस एक्चुअली कहां परफॉर्म की गई है। कौन कौन सी? जैसे रेस्टोरेंट की सर्विस है, केटरिंग की सर्विस है, पर्सनल पर्सनल ग्रूमिंग की सर्विस है, फिटनेस से रिलेटेड सर्विस है, फिटनेस से रिलेटेड सर्विस है,
मेकअप वाला है मतलब ब्यूटी ट्रीटमेंट करा रहे हो। हेल्थ सर्विस है मतलब डॉक्टर को आप दिखाने गए, ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी कराई। तो अगर ये वाले केसेस हैं जहां पर जनरली क्या होता है कि जो सर्विस ले रहा है उसका प्रेजेंट होना जरूरी होता है, तो ऐसे केसेस में जहां सर्विस, जिस प्लेस पर सर्विस एक्चुअली परफॉर्म की गई है, उसको हम क्या मानते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई, है ना। तो इस पर आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगी, लोकेशन वेयर सर्विस एक्चुअली परफॉर्म, है ना। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, टॉमी कोलकाता का है, जा कहाँ रहा है, जयपुर सर्विस देने, और ऐश्वर्या कपूर कहाँ की है, मुंबई की है, लेकिन वो सर्विस दी कहाँ जा रही है, एक्चुअली सर्विस कहाँ परफॉर्म की जा रही है, जयपुर के अंदर, है ना। तो यहाँ पर जो जीएसटी प्लेस ऑफ सप्लाई है वो क्या बनेगा, जयपुर राजस्थान। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू जीएसटी। It is a value added tax, it is destination based tax, GST is collect at multiple stages, ठीक है। ये तीनों ही बातें जीएसटी से रिलेटेड सही हैं, है ना। तो आपका सही आंसर क्या बनेगा, सी। एक एक को मैं बता देता हूं। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब होता है कि जितनी जितनी आप वैल्यू ऐड करते जाओगे केवल उस पर जीएसटी लगेगा। मतलब ए है, ए ने बी को गुड्स सेल किया और ए के लिए कॉस्ट थी 100 रुपए, इसने 100 रुपए पर मान लीजिए बी को बेचा, तो जीएसटी यहाँ पर किस पे लगेगा, 100 रुपीज पर। बी को 100 रुपए पर मिल गया गुड्स। अब बी मान लीजिए इस गुड्स पर 2 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन करता है और 102 रुपए पर बेचता है, तो बी को एक्चुअल में जीएसटी किस पर देना पड़ेगा, 2 रुपए पर देना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स, की जितनी वैल्यू सामने वाला ऐड करेगा, जितना अपना मार्जिन ऐड करेगा, उस पर ही एक्चुअल में जीएसटी का पेमेंट उसके जेब से जाने वाला है। दूसरा, इट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब होता है कि गुड्स या सर्विस एक्चुअली जिस स्टेट में कंज्यूम होगी वहां वाला एसजीएसटी लगेगा। मतलब सपोज करिए दिल्ली में बंदा है और उसने गुड्स डिलीवर करवाया उत्तर प्रदेश के अंदर किसी को, तो यहाँ पर वो गुड्स यूज कहाँ हो रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर, तो गुड्स का डेस्टिनेशन क्या हो गया, यूपी। तो यहाँ पर जो जीएसटी लगेगा, एक तो सी जीएसटी, सॉरी जीएसटी लगेगा, लेकिन इस आईजीएसटी के अंदर भी ये तो अल्टीमेटली तो ये सेंट्रल और स्टेट के बीच बट जाता है। तो यहाँ पर किस स्टेट को जाएगा पता है, ये उत्तर प्रदेश को जाएगा, यूपी को जाएगा, क्योंकि जीएसटी क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जहां पर एक्चुअल में गुड्स या सर्विस कंज्यूम होगी वो वाला टैक्स, सॉरी उस स्टेट का टैक्स लगेगा, ठीक है। जीएसटी इज कलेक्टेड एट मल्टीपल स्टेज, जैसे मैंने बताया ना, ए ने बी को बेचा, बी ने आगे बेचा, तो यहाँ भी जीएसटी कलेक्ट होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, है ना, जब तक वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाएगा। तो इसलिए ये मल्टीपल स्टेज पर कलेक्ट होता है। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है आपका, मिस्टर ए ऑफ कानपुर इज शिफ्टिंग टू पुणे विथ हिज फैमिली एंड फॉर दिस ही हायर द कुरियर सर्विस फ्रॉम ब्लू डार्ट services registered at Lucknow. Mr. A is an unregistered person in GST. The place of supply for the supply of courier service will be, तो देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में जो जीएसटी की प्लेस ऑफ सप्लाई है कैसे डिसाइड होगी, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन को दिया गया है तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, और अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया गया है तो जहां से गुड्स हैंड ओवर किया गया, सप्लाई सॉरी ट्रांसपोर्टेशन के लिए हैंडेड ओवर, है ना। तो देखो यहां पर जो है मिस्टर ए अनरजिस्टर्ड है, तो गुड्स जहां पे उन्होंने हैंडेड ओवर किया, तो मिस्टर ए ऑफ कानपुर इज शिफ्टिंग टू पुणे, तो कानपुर में हैंडेड ओवर किया होगा, है ना। तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, अच्छा ये कहां पर हैंड ओवर किया, ये दिया ही नहीं हुआ है। भले कानपुर से शिफ्ट कर रहे हैं, हो सकता है कुछ दूर तक खुद लेकर के गए हों, वो दिया नहीं है। और आपके इसमें आपका एक ऑप्शन ये भी है कि लोकेशन एट विच गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर
ट्रांसपोर्टेशन। तो ये आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, मिस्टर अक्षय, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग इन जयपुर, हैज अंडरगोन प्लास्टिक सर्जरी इन अ मुंबई बेस्ड हॉस्पिटल and for this it hire services of senior doctor and consultant from Australia. The place of supply shall be, तो ये क्या है, परफॉर्मेंस वो वाली सर्विस है, हेल्थ से रिलेटेड सर्विस है, जहां पर तो इन सर्विसेज के केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड होती है, जहां पर सर्विस जो है वो एक्चुअली क्या की गई है, परफॉर्म की गई है। तो यहां पर सर्विस एक्चुअली कहां परफॉर्म की गई, मुंबई में परफॉर्म की गई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा आपका, मुंबई हो जाएगा। सही आंसर क्या है, डी। ठीक है। नेक्स्ट, इन इंडिया जीएसटी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2017, इंडिया हैज चूजन डैश मॉडल ऑफ डुअल जीएसटी। तो देखो, जो डुअल मॉडल ऑफ जीएसटी है, डुअल मॉडल का मतलब होता है कि एक तो हमारे यहाँ सीजीएसटी है, दूसरा क्या है हमारे यहाँ एसजीएसटी है, और इनको मिला करके क्या होता है आईजीएसटी। ये मॉडल हमने कहां से कॉपी किया है, कनाडा से, कैनेडियन जीएसटी। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, फ्रांस वो पहली कंट्री थी जिसने जीएसटी सबसे पहले इंप्लीमेंट किया। ठीक। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब्स्टिट्यूटेड बाई जीएसटी। कौन सी चीजें जो जीएसटी में शामिल नहीं हुई है, तो देखो एक्साइज ड्यूटी शामिल हो गया, वैट, इनकम टैक्स, ये तीनों शामिल हो गए हैं। इंटरटेनमेंट टैक्स लिवाइड बाय लोकल अथॉरिटी, अगर कोई लोकल अथॉरिटी इंटरटेनमेंट टैक्स लगा रही है, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर इंटरटेनमेंट टैक्स लगा रही है, तो वो जीएसटी में शामिल नहीं हुआ है। सही आंसर आपका क्या होगा, डी। नेक्स्ट, अंडर जीएसटी लॉ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अ डीलर इज डिटरमाइंड स्टेट वाइज, शॉप वाइज, ऑल इंडिया बेसिस। तो जीएसटी के अंदर एग्रीगेट टर्नओवर आप ऑल इंडिया बेसिस पर देखते हैं। चलिए, तो ये थे आपके जीएसटी की प्रैक्टिस कम रिवीजन। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।